This topic is Principle of Scientific Management, which is given by F.W. Taylor. Here, F.W. Taylor emerged as a father of scientific management. F.W. Taylor को हम father of scientific management भी कहते हैं बिकॉज ही प्रपोज साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्योंकि वो साइंटिफिक मैनेजमेंट लेके आए और रूल ऑफ थंब का अपोज किया. मीन्स उन्होंने रूल ऑफ थंब को इग्नोर किया पूरी तरीके से, इसको अपोज किया कि हम रूल ऑफ थंब को अप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज ही ब्रोक अप मैन्स एक्टिविटी इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड फाउंड आउट हाउ इट कुड बी डन इफेक्टिवली. उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उन पार्ट्स को क्या करेंगे, उन पार्ट्स को इफेक्टिवली जो है कंप्लीट करेंगे. इसीलिए हमें वो रूल ऑफ थंब को क्या करना पड़ेगा, पूरी तरीके से इग्नोर करना पड़ेगा. इट इम्प्लाइज कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज टूल्स. F.W. टेलर का कहना था कि अगर हम स्टैंडर्ड टूल्स को अप्लाई करें इन आवर बिजनेस एक्टिविटी, सो वी कैन डन द थिंग्स ईजिली. हम क्या कर सकते हैं, काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं. साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स knowing exactly what you want to do and seeing they have done in the best and cheapest way. Scientific management क्या है? Scientific management का मतलब है कि हमें क्या करना है और हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, मतलब अपने एम्प्लॉय से क्या काम करवाना है, अपने वर्कर से क्या काम करवाना है, और ये भी चेक करना है कि वो उसको बेस्ट तरीके से करें. ओके, दैट इज़ द रूल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो साइंटिफिक मैनेजमेंट आर फोर टाइप्स, 4 तरीके के होते हैं. नंबर 1, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. नंबर 2, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. नंबर 3, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. एंड लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. ये क्या है, ये हमें पढ़ना है आज. ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मीन्स थिंकिंग बिफोर डूइंग. आपको F.W. टेलर ने बोला कि आपको क्या करना है, कुछ भी काम करने से पहले सोचना है, थिंकिंग बिफोर डूइंग. और देयर इज ओनली बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट और देयर इज ओनली वन मेथड टू डू द टास्क और वन बेस्ट मेथड टू डू द टास्क. गिवन एज टेलर pioneered the introduction of the method of scientific inquiry to the domain of management. We have already referred to the limitation of the rule of thumb approach of management. Taylor ने कहा, Taylor believed that there was only one best method to maximize efficiency. मीन्स टेलर का कहना था कि अगर आपको अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, सो देयर इज़ ओनली वन बेस्ट मेथड टू डू द टास्क. और किसी काम को करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही अच्छा तरीका होता है और हमें वही बेस्ट तरीका अप्लाई करना है अपने बिजनेस में, तो हमारा काम सक्सेसफुली हो जाएगा. मैनेजमेंट करना चाहते हैं आप, तो हमें बेस्ट तरीका, बेस्ट वे, बेस्ट मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा. दैट इज़ वॉट साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. ये नहीं कि आप रूल ऑफ थंब को कि हर चीज़ ओके. रूल ऑफ थंब क्या कहता है कि हर चीज़ ओके है, एवरीथिंग इज ओके. ओके, तो यहाँ पे उन्होंने, टेलर ने कहा है कि हर चीज़, हर काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं. सो टेलर बिलीव्ड इन दैट. सो दिस मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. दैट मीन्स थिंकिंग बिफोर डूइंग. सोच लो कि सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, वही अप्लाई करो, तो उसको अप्लाई करने से चीज़ें अच्छी होंगी, काम अच्छा होगा. दिया है, according to Taylor, even a small production activity like loading pigs of iron into boxes can be scientifically planned and management. टेलर ने कहा कि अगर हम क्या करते हैं, आयरन पिग्स को क्या करते हैं, कहीं रखते हैं, लोड करते हैं, ट्रक में लोड करते हैं, तो उसके लिए भी हमारा मैनेजमेंट साइंटिफिकली, उसके लिए भी हमें साइंटिफिकली काम करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि हमने क्या कर दिया, अगर हमें लोडिंग करनी है तो हमने लोडिंग ऐसे ही कर दी, उसके लिए भी साइंटिफिक मेथड यूज़ करना होगा. एंड दिस कैन बी रिजल्ट इन ट्रिमेंडस सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी. इससे ह्यूमन एनर्जी सेव होगी एज वेल एज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मटेरियल. इससे क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट भी होगा और वेस्टेज ऑफ मटेरियल भी नहीं होगा. द मोर सोफिस्टिकेटेड द प्रोसेस, ग्रेटर वुड बी द सेविंग. अगर जितना अच्छा हम सोफिस्टिकेटेड मेथड यूज़ करेंगे, काम यूज़ करेंगे, उतना ही हमारा काम अच्छा होगा, हमारी सेविंग्स भी होगी ज़्यादा. ओके, दिस इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या है, फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इम्प्लाइड दैट मैनेजर सर्व एज अ लिंक बिटवीन ओनर एंड द वर्कर. किसी भी इंडस्ट्री में मैनेजर जो होता है वो क्या होता है, ओनर और
वर्कर के बीच का लिंक होता है। जो ओनर कहता है वो मैनेजर को, मैनेजर उसको पास ऑन करता है वर्कर को, और वर्कर्स की जो प्रॉब्लम होती हैं वो पास ऑन करता है मैनेजर ओनर को। तो देयर इज अ मैनेजर इज अ लिंक बिटवीन ओनर एंड वर्कर्स। सो they had to mandate to get work done from the workers. Harmony, not discord, as the name suggests. Taylor recognized that conflicts help none. Means टेलर का कहना था कि अगर हम लड़ाई झगड़े करेंगे या फिर ऑर्गेनाइजेशन में अपनी ही बात मनवाएंगे तो क्या होगा, काम अच्छे से नहीं होगा। द वर्कर्स, द मैनेजर्स ऑफ द फैक्ट्री ओनर्स हैज एम्फेसाइज्ड शुड बी कंप्लीट हार्मनी बट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। टेलर ने कहा कि देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, सो बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज इम्पॉर्टेंट। टेलर ने कहा कि वर्कर्स और ओनर्स दोनों को ये समझना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे स्टूडेंट और टीचर, स्टूडेंट और टीचर में क्या है, स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन ये है कि टीचर भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने स्टूडेंट हैं। अगर स्टूडेंट नहीं होंगे तो क्लास नहीं चलेगी, और टीचर नहीं होंगे तो भी क्लास नहीं चलेगी। तो टेलर ने यही कहा कि अगर ओनर नहीं होगा तो बिजनेस का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, और जब वर्कर नहीं होगा तो क्या होगा, बिजनेस का एग्जिस्टेंस तो होगा लेकिन कोई काम करने वाला नहीं होगा। तो दोनों को एक दूसरे की इम्पोर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है। टू अचीव दिस स्टेट टेलर called the complete mental revolution. This is 1 mark question. Mental revolution का मतलब क्या होता है? Mental revolution is that situation when both owner and a worker should realize the value of each other. मतलब मैनेजर को और वर्कर को ओनर और वर्कर दोनों को एक दूसरे की वैल्यू पता होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड माइंड रेवोल्यूशन और मेंटल रेवोल्यूशन। दिया है mental revolution is such a situation even trade unions will not think going to strike etc. अगर दोनों एक दूसरे की वैल्यू समझेंगे, कौन, ओनर एंड वर्कर, तो कभी भी कंपनी में स्ट्राइक नहीं होगी। ओके, मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स, एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड हार्ड टू बी विलिंग टू एम्बेरेस चेंज इन द गुड्स ऑफ द कंपनी। अगर एक ओनर, अगर एक मालिक अपने कंपनी का प्रॉफिट जो है वर्कर्स के साथ शेयर करेगा तो वर्कर्स भी अपना काम ऑन टाइम करेंगे। यही होता है आपका मेंटल रेवोल्यूशन। बोथ शुड नो द वैल्यू ऑफ ईच अदर, दोनों को एक दूसरे की वैल्यू पता होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मतलब हार्मनी रखो अपने बिजनेस ओनर में, और ओनर और वर्कर्स एक दूसरे में हार्मनी रखें। ओके, यहाँ पे देखिए, ये आपको एक वो कार्टून के थ्रू समझाया गया है कि यहाँ पे ओनर ने वर्कर को बोनस दिया। ओके, ओनर ने वर्कर को बोनस दिया, दैट मीन्स कि उसके काम के लिए उसको प्रेज किया। दैट इज कॉल्ड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। नाम से समझ में आ रहा है, कॉपरेट करो, अपना अकेले ना रहो। ठीक, तो ये क्या है, कॉपरेशन इज नॉट इंडिविजुअलिज्म इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है हमारा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। वो एक नैरोअर टर्म है और ये एक ब्रॉडर टर्म है। देयर शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। टेलर ने कहा है कि क्या होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, मतलब वर्कर्स और ओनर्स दोनों एक दूसरे को कॉपरेट करें। ओके, this principle is the extension of principle of harmony not discord, as I told you. Competition should be replaced by cooperation. मतलब ओनर और वर्कर को एक दूसरे से कॉम्पिटिट नहीं करना चाहिए, दोनों को एक दूसरे को कॉपरेट करना चाहिए। बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर, दोनों को ये समझना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉर दिस मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स टू एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशन। इसका मतलब मैनेजमेंट को अपने कान नहीं बंद करने चाहिए। अगर कोई भी वर्कर या फिर कोई भी एम्प्लॉय उनको कोई सजेशन दे रहा है तो उनको वर्कर्स की और एम्प्लॉयज़ की सजेशंस को सुनना चाहिए। मे बी दे आर बेटर देन अस और दे आर बेटर देन ओनर्स। For this, management should not close its ear to any constructive suggestion made by the employees. अगर कोई एम्प्लॉय ने कोई सजेशन दिया है तो मैनेजमेंट को उसको सुनना चाहिए। They should rewarded for their suggestion. उनको उनके सजेशंस के लिए रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। Which results in substantial reduction in cost. जिससे हो सकता है कि वर्कर्स के पास या फिर एम्प्लॉयज़ के पास कुछ बेटर ऑप्शन हो जिससे हमारा क्या हो, कॉस्ट जो है रिड्यूस हो सके। तो
तो दिया है इफ़ एनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन वर्कर्स शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। अगर हम क्या करेंगे, कोई भी डिसीजन अगर उनका मान लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम जो होती है वो उनकी मान लेंगे या कोई भी सजेशन उसके मान लेंगे वर्कर्स के, तो वो क्या करेंगे, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा और वो काम अच्छे से करेंगे। ये सारी चीज़ें उसका ही एक्सटेंशन पार्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा आपको बहुत बड़ी सी लाइन दी हुई है। इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, हर पर्सन का डेवलपमेंट होना चाहिए टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके, यहाँ पे क्या दिया, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन लार्ज एक्सटेंट ऑफ पर्सनल कॉम्पिटेंसीज, एज सच साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्सो स्टूड ऑन वर्कर्स डेवलपमेंट। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, वर्कर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज वर्कर्स कैन नॉट, कंपनी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वर्कर्स। तो वर्कर्स का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कर्स अगर अपना काम करते हैं तो अगर हम उनका डेवलपमेंट करें, उनको ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड करें डेवलपमेंट एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, तो उससे उनको क्या मिलेगा, उससे उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और उससे उनका स्पेशलाइजेशन भी होगा। एज सच साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्सो स्टूड अप वर्कर डेवलपमेंट। वर्कर्स ट्रेनिंग आर एसेंशियल ऑल्सो टू लर्न द बेस्ट मेथड डेवलप्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द साइंटिफिक अप्रोच। हमें अपने किस वर्कर को ट्रेनिंग देनी है, किस वर्कर को डेवलप करना है, ये हमारा क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर्स अ फर्म कैन नॉट सर्वाइव इट्स लॉन्ग। Taylor was in view that concern that for efficiency could be built from right in the process of employee selection। जब भी हम एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर रहे होते हैं तभी हमें क्या कर लेना है, तभी उस सिलेक्शन के टाइम ये डिसाइड कर लेना है कि हमें किसको ट्रेनिंग देनी है, किसका डेवलपमेंट करना है, जिसकी वजह से अगर हमने ट्रेनिंग दे दी किसी भी एम्प्लॉय को तो वो जो आज परफॉर्म कर रहा है उससे बेटर परफॉर्म करेगा फ्यूचर में। ईच पर्सन शुड साइंटिफिकली सेलेक्टेड, किसी भी पर्सन को साइंटिफिकली सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा बैंक एम्प्लॉयज़, जो बैंक एम्प्लॉयज़ होते हैं पहले उनका क्या होता है, पहले उनका प्री होता है, प्री एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर उसमें क्वालिफाई करने के बाद मेन एग्ज़ाम्स होते हैं, मेंस के बाद उनकी क्या होती है, उनका GDPI होता है, GDPI के बाद फिर उनका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे सिलेक्शन साइंटिफिकली हो रहा है, मतलब उनको चेक किया जा रहा है साइंटिफिकली कि आपको कितनी ट्रेनिंग, कितने डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उनको ये बताया जा रहा है कि भाई आपको ट्रेनिंग हम स्टार्टिंग से देंगे, जिससे आपको अगर ट्रेनिंग मिली तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे इन फ्यूचर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है इस, और टेलर ने इसमें यही कहा है कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। मतलब हर एम्प्लॉय को हमें क्या करना है, बेस्ट तरीके से जो है ट्रेनिंग देनी है, जिससे हमारा आउटपुट बेटर हो सके। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे का पढ़ेंगे, और कोई भी क्यूरीज हो तो फिर आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।